ये उस नैसर्गिक अवहेलना है, और ये अधिकार जज को भी नहीं है, क्योंकि आप कंटेम्प्ट आपने अगर कर दिया है तो कंटेम्प्ट की वजह से आपको जेल में हाँ, लेकिन अगर आप कॉन्सिक्यूटिव कंटेम्प्ट करते जा रहे हैं लगातार, एक कंटेम्प्ट में 6 महीना, फिर दूसरा कंटेम्प्ट कर जाता, फिर 6 महीना जेल जाएंगे, फिर तीसरा कंटेम्प्ट कर जाता, फिर 6 महीना जेल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप लगातार कंटेम्प्ट करते चले जाएंगे तो आपका जो जेल अवधि है वो बढ़ती चली जाएगी। ये सवाल है। अब आगे बोलिए कन्हैया। नहीं सर, हमसे इसका जवाब पहले ले लीजिए सर। जो आपके दिमाग में चल रहा है सर वो भी गलत चल रहा है। हाँ दे दीजिए। जो मार्केट में है वही आपके पास तक पहुंचेगा। तो मार्केट में यही बोला गया कि कोर्ट ने 6 महीना से ज्यादा उनको जेल में रखा, और इनके बड़े बड़े वकीलों ने एक नया रीट पिटीशन क्रिमिनल दायर किया सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज को लेके कि आपने जो आदेश दिया था 4 मार्च 2014 को वो लीगल नहीं है और उसको आप कैंसिल कीजिए। तो ये भी केस उसी बेंच में लगा जिसको खेहर साहब ने सुनने से मना कर दिया। पहला लाइन उनका ऑर्डर का है कि शुड वी बी हियर दिस केस, क्या हम लोगों को इस केस को सुनना चाहिए। इस बेटर तो मतलब दूसरे बेंच को ये दिया जाए कि हम अपने ऑर्डर को गलत साबित करने का यहाँ पे आ रहा है, और इसमें 5 बड़े बड़े वकीलों का साइन है कि ये मेंटेनेबल है, क्योंकि छोटे वकील लेके जाएंगे तो कोर्ट में एडमिट भी नहीं होगा। इसका ये प्रमाण है कि 5 लोग बड़े बड़े आए हैं, तो न्याय संगत है कि हाँ आपने गलत काम कर दिया है, इसको कैंसिल कीजिए। कि अभी प्रक्रिया जांच में है, तब तक आप जेल कैसे भेज सकते हैं। तो पहली बार कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में 6 महीना तक मैक्सिमम सजा है। तो इसका फैसला जो आया है बहुत लंबा चौड़ा है, पढ़ने से सबको पता चल जाएगा, लेकिन इसका समरी ये है कि रिलीज ऑफ मनी में जब तक आप पैसा नहीं देते हैं तब तक आप अंदर रहिएगा, जब तक कि रिलीज नहीं हो जाए पैसा। फैसला कंटेम्प्ट का तो है नहीं, कंटेम्प्ट के लिए तो आपको खींच के लाया गया कोर्ट। कंटेम्प्ट में फैसला कहा कि कंटेम्प्ट के लिए आप अंदर हैं, अंदर आ गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक बार आप, उसके बाद से रिलीज ऑफ मनी का मैटर आ गया, जिसके चलते 26 महीना तक इनको जेल में रहना पड़ा। और अगला बार भी दूसरा बेंच भी बोला कि जल्दी से जल्दी नवंबर में इनको तिहाड़ में अंदर कीजिए जब तक ये पैसा नहीं दे दे। तो सारा प्रयास सहारा की तरफ से किया जा चुका है, दबाने का, डराने का, जज साहब को भी कटघरे में खड़ा करने का, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला कहानी अब सहारा से ज्यादा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही मैटर है, इस ऑर्डर को सरपंच रिलीज ऑफ मनी जो है वो केस हो गया है इम्पोर्टेंट, और उसके तहत जो है सो इनको जेल में रखा गया है ना, जेल में। उसका फैसला है सर 207 पेज का, हम लोग 270 पेज पढ़ के हुए हैं। इस फैसला को पढ़ना है, 6 मई 2014 का फैसला है। जबकि मात्र 2 महीना जेल में हुआ था सुब्रत राय सहारा को, तब तक ये लेके चले गए पिटीशन। 6 मई को उसका भी 207 पेज का जज साहब ने सुनवाई करके और ऑर्डर दिया सर कि मेंटेनेबल है सर, तो क्या इसमें हो सकता है, क्यों इनको रखा जाए, समझ गए। और मना कर दिया था उन्होंने सुनने से। माननीय चीफ जस्टिस के आदेश से फिर इसी बेंच को सुनना पड़ा था ये केस कि नहीं आपका मैटर है, आप सुनिए। ये चेंबर छोड़ दिए थे कि हमको नहीं सुनना है, तो फिर सेकेंड हाफ में चीफ जस्टिस के आदेश से उनको बोला गया कि नहीं आपको सुनना है। तो सेम बेंच सुनवाई करता है 6 मई को, 207 पेज का ऑर्डर देता है कि ये आपका रिक्वेस्ट जो है क्या है वो गलत है। ठीक है, आप बोलिए कन्हैया जी, बोलिए। हाँ सर बोलिए कन्हैया जी, बोलिए। ये शुभम कुमार जी बहुत बार परेशानी जा रहा है कि कोट पहन रहे हैं और कोट पहन के आते हैं, और ये कुशवाहा जी को भी बहुत कोट से एलर्जी है भाई। तो गर्मी ज्यादा है तो हम लोग इसके लिए करेंगे, इतना गर्मी में आप कोट क्यों पहन रहे हैं। हम लोग तो आपके तरफ से सोच रहे हैं, पसीना चल रहा है, इसलिए बोला जा रहा है गाड़ी में बैठे हुए हैं, कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिएगा। अभी जब बात हो गई थी कि फैक्ट टू फैक्ट बात करिए, कितनी अच्छी बात हो रही है, क्यों व्यक्तिगत टिप्पणी में जा रहे हैं कि कोट पहन के आए हैं कौन ने। जब तर्क कम हो जाता है तो व्यक्तिगत टिप्पणी पर उतर जाते हैं लोग। अभी जब मैंने कहा, मैंने अपनी बात रखी, शुभम ने समझाया, हमने फैक्ट्स को कहा कि हाँ ये बात ठीक है, 6 महीने वाली बात नहीं थी, रिलीज ऑफ फंड का आ गया था मामला, हमने कहा माना ना। तो आप फैक्ट्स को रखिए सामने में, दलील दीजिए ना, कोई दुश्मन थोड़ी है हम लोग यार। बोलिए।
व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। शुभम कुमार जी का शुभम जी का ये सवाल है कि सारा शुरू से मतलब मनमानी किया है, आप कन्वर्जन मान नहीं रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। शुरू से नहीं सर, 2010 के बाद से, बात को भटकाइए। 2010 के बाद की पूरी कहानी, 2010 तक कंपनी बहुत बढ़िया चला है, सब कोई बोल रहा है। 10 के बाद, शुरू से नहीं। कम से कम अभी तो माने तो सही कि 2010 के बाद अच्छी चल रही थी, यानी कि सहारा श्री की नीति अच्छी थी। 2010 से पहले सहारा श्री की नीति अच्छी थी ना? हाँ बिल्कुल अच्छी थी, भगवान जी से किया हमको, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2010 से पहले सहारा श्री की नीति अच्छी थी, तो जो ये दो कंपनियां जो आरओसी में रजिस्टर करवाई गई थी, रियल एस्टेट और हाउसिंग, वो भी अच्छी नीति से करवाई गई होगी, उस पर तो कोई सवाल नहीं आपका? करवाई गई थी तो अच्छी नीति से, हाँ कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो उसमें लिखा गया था, वो उसका पालन नहीं हुआ। लिखा गया था कि सहारा के लोग उसमें जमा करेंगे और जमा ले लिया गया जनरल पब्लिक से, यही तो गड़बड़ी है। लिखा गया था, हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था सभी को। हाँ सुन लीजिए सर, तो आपके हिसाब से उस समय के कानून मंत्री को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? उस समय के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली के बयान को खड़ा कर हम सुप्रीम कोर्ट का मानते हैं। अरे यार मानते हैं, कितना लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं? इनके पास जवाब नहीं है, ये पढ़ लिख के आएंगे अगले डिबेट में, अभी इनके पास जवाब नहीं है। कन्हैया, संसद में बयान दिया गया तो आप गलत बता रहे हैं। सुनिए कन्हैया, एक मिनट सुनिए कन्हैया, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मुझे लगता है कि आपका ये बयान होना चाहिए, ये मैं आपके तरफ से बोल रहा हूं, आपका ये बयान होना चाहिए कि कंपनी इतनी लंबी थी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारी कमियां हुई होंगी, ये मैं स्वीकार करता हूं, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई होंगी, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। और अभी जो अब जब एक बार आप फंस जाते हैं किसी उलझन में, तो फिर बहुत सारे उलझन आपको घेरने लगते हैं, और फिर लोगों को जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो अविश्वास की वजह से सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। समझ गए? मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं कि कमियां ही कमियां नजर आती है। तो मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं सर, मैं इन कमियों को, अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रबंधन को, तो मैं इन कमियों को हर हालत में दूर करूंगा। और जिस प्रकार से सारे निवेशक, सारे एजेंट कहते हैं 2010 के पहले कंपनी ठीक चल रही थी, ऐसा नहीं था कि उस वक्त भी गड़बड़ी नहीं हो रही होगी, लेकिन 2010 के पहले कंपनी मोटे तौर पर ठीक चल रही थी। उसके बाद जब हम ये कानूनी पचड़े में फंसे तो ठीक है, हम बहुत चालाकी में थे या सरकार हमको दबाना चाहती थी, बहुत सारी ऐसी बात है जो हम निवेशक के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, कौन दबाव बना रहा था, कॉर्पोरेट वॉर था, क्या सब था, बहुत सारी बातें हैं। उसमें हो सकता है कि हमसे वन आफ्टर अनदर गलतियां होती चली गई। अब आज के डेट में क्या करना है, सारे निवेशक यही जानना चाहते हैं। आज के डेट में जो आपका स्टेटमेंट आया है वो यही है कि आप निवेशक के साथ हैं। निवेशक ने पूछा है कि समय क्या है, पोर्टल से पैसा होगा, आप ये गारंटी दे रहे हैं कि हम एमबी वैली भी बेच करके या बारसोवा की जमीन बेच करके या और जो कोई संपत्ति है उसे बेच करके हम निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, और हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, हम कहीं आपसे दूर नहीं हैं। जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो समझिए कि मेरे परिवार की मृत्यु हुई है। ये सारी संवेदना मैं लेता हूं और इस तरह से आपके साथ मिलकर के काम करना चाहता हूं। कोर्ट में भी मैं आपके ही हित के लिए सारा काम करूंगा, तो ट्रस्ट इससे बहाल हो जाएगा। ये अगर आप कहते हैं तो मैं समझता हूं कि सारे निवेशक आपके साथ खड़े होंगे, एजेंट आपके साथ खड़े होंगे और कंपनी भी ठीक हो जाएगी। मुझे तो यही लगता है। अब बाकी आपको जो इच्छा है वो कह सकते हैं, बोल दीजिए। ठीक है सर, लास्ट में एक ही सेंटेंस में हम निष्कर्ष पर आ गए कि आफ्टर ऑल डिपॉजिटर को क्या, डिपॉजिटर या निवेशक के लिए क्या? निवेशकों के लिए तो उनका पैसा है, उनको पैसा मिल गया।
सर अभी शुभम जी ने कह दिया कि नहीं इसमें तो सहारा का कोई क्रेडिट नहीं है। सहारा का बहुत जबरदस्त ट्रस्ट भी हो जाएगा। सुन लीजिए, हो सकता है कि उसमें से 100% तो नहीं, लेकिन 10% हो सकता है आपके साथ खड़े हो जाए, पैसा लगाने के लिए भी खड़े हो जाए कि ठीक है फिर से करिए, अगर सरकार अनुमति दे देती है, ठीक से अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेशन करिएगा तो 90% हो सकता है कि गुस्सा करके नाराज होकर के भाग जाए, लेकिन 10% हो सकता है आपके साथ आ जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप निवेशकों के साथ खड़े होते हैं तो उसमें आपका हित बहुत अधिक है। निवेशकों से भागते रहते हैं तो दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूं कि निवेशकों को साथ में लीजिए, और अगर निवेशकों को साथ में लेकर के सेबी से ही लड़ना है, सरकार से ही लड़ना है, तो निवेशकों को साथ में लेकर के लड़िए। मेरा कहने का तात्पर्य है सहारा कुछ नहीं है बिना निवेशक के, बिना एजेंट के। निवेशक के हित में ही काम किया जा रहा है। ये जो पोर्टल बनाया गया है, अभी अभी शुभम कुमार जी ने कह दिया कि इसमें सहारा की कोई क्रेडिट नहीं है, ये पोर्टल तो सरकार की ओर से बनाया गया है। सर सहारा श्री जब जिंदा थे तो उन्होंने एक लेटर जारी करके और सहकारिता मंत्रालय और सेबी को भी कहे थे कि भाई मेरा 25,000 करोड़ जो पड़ा है उससे पेमेंट देने की कोई ऑप्शन विकल्प क्यों नहीं लेके आया जा रहा है। और जब पोर्टल बना उस समय भी सहारा की मैनेजमेंट थी, उस समय भी सेबी के हेड थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन थे, वो कमेटी बनी। सहारा का कोई क्रेडिट नहीं है पोर्टल बनाने में, ऐसा कह देना ये कहां से उचित है। सहारा ही 25,000 करोड़, अगर वहां पे पैसा है तो सहारा का ही है, इन्वेस्टर को देने के लिए है। और सहारा के विश्वास में लेकर के पोर्टल बनने के बाद मंत्रालय की ओर से जो स्टेटमेंट आया है और मंत्रालय ने जो गारंटी लिया है वो ऐसे तो नहीं लिया है। मंत्रालय में अमित शाह जी ने गारंटी ले लिया है कि भाई 86 अगर किसी भी सरकारी समिति में किसी का बात कर रहे हैं सर, सरकार किसी का पैसा आज तक वापस कराई है, पैसा है, लोग परेशान है, जिसके चलते मजबूरन सरकार को बीच में आना पड़ रहा है। और देख रही है कि इतना हिसाब, इतना बुरा लोग फंसे हुए हैं कि सरकार के बिना पहल का 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका जो चाल था 2008-9 से ही सर, ये सफल रहा लोगों को भरमाने का। सुनिए पहले सुनिए, आपके पास अभी नहीं ये है, बहुत समय आपको दिया गया, पहले सुन लीजिए सर। जो इन्होंने ओएफसीडी से उठाया था पैसा, जिसपे सेबी ने उंगली उठाया, क्यों उठाया, ये पैसा को क्या कर रहे थे, इनको क्या लग रहा था सेबी से परमिशन लेने में। ये जानबूझ के सेबी के पास नहीं गए हैं। नंबर 1 कि सेबी के पास जो जाएंगे तो उसके हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। जो ओएफसीडी से पैसा आया वो सहारा के लमसम 150 से 200 अलग अलग एंटिटियों में छीट दिया गया। पहला नंबर, हमारे पास प्रमाण है। सबसे पहला नंबर जो एमबी वैली का 62,000 करोड़ का बात किया जा रहा है, रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी टोटल 12,000 करोड़ से ज्यादा एमबी वैली में ले लिया गया था। अब बताइए कि एक एमबी वैली कितना लोड सहेगी कि आप रियल एस्टेट और हाउसिंग का भी पैसा एमबी वैली में लगा रहे थे, सोसाइटियों का भी एमबी वैली में ले जाकर, और उस जो 25,000 करोड़ का जो जिक्र हो रहा है 10,000 करोड़ एमबी वैली, और इनका नाम सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट क्या है सर, डेवलपमेंट राइट परचेज किया गया है। ये देखिए आप, फिर ना जमीन परचेज किया गया ना बिल्डिंग, डेवलपमेंट राइट परचेज किया गया है। और लास्ट में उसमें नहीं एडजस्ट हो पाया तो अगले के लिए शेयर ले लिया गया एमबी वैली लिमिटेड का, दोनों में। अगला आ जाता है ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बोला जाता है। 62 शहर में स्पेशल पर्पस व्हीकल में इन्वेस्टमेंट है इनका 3300 करोड़। वर्सोवा वाली जमीन में भी 3,000 से ऊपर दोनों कंपनियों का मिला के स्टेक लिया गया। तो ऐसा वर्ड यूज करके रिप्लाई दिए कि किसी को समझ में नहीं आया। पूछा गया कि ये डेवलपमेंट राइट क्या है, इसका क्या कीजिएगा, क्लैरिफिकेशन दीजिए कि डेवलपमेंट राइट में बिल्डिंग बनाइएगा, सब्जी उगाइएगा कि क्या कीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वर्ड को यूज करके स्टेक, नॉट शेयर, नॉट, सुनिए सर, टेक्निकल चीज आप सुन लीजिए। तो इस 25,000 करोड़ का हिसाब इन्होंने सेबी में जो दिया है कि यहाँ हम जमा किए, सारे ग्रुप में घुमा दिया गया था।
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडकिया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।